हेलो मेरे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी ले लीजिए। साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी। इसी तरह दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू पी आर और मीडियन पी एम। कह रहा साइड ए बी ए सी एंड मीडियन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ई डी अपॉन पी एम। ये क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है। अनदर साइड, सो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। बहुत ध्यान से मेरे बच्चों इस बात को समझिएगा। दिया हुआ ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर। अब देखिए ये साइड है, ये साइड है और ये मीडियन है, यानी कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है। अगर मान लीजिए दिया हो तो ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर या बी डी अपॉन क्यू एम ए डी अपॉन पी एम, तो क्वेश्चन आसानी से लग गया होता है। इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिए होते क्वेश्चन। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कोई पर्टिकुलर ट्राइंगल नहीं दिया है। ठीक, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि ट्राइंगल ए बी सी फिर से बनाए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए, इस तरीके से आगे बढ़ाए कि ई डी का पोर्शन जो है वो डी के इक्वल है। अब बी डी ऑलरेडी डी सी के इक्वल है, क्योंकि हमारा ए डी यहाँ लिख दीजिए ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। हमको पहले से ही पता है। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, सिमिलरली इधर कर दीजिए। इसको आगे बढ़ाइए, एन तक बढ़ा दीजिए, मतलब इस तरह से कि ये पोर्शन इसके इक्वल है। ठीक, ठीक है। अब आते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ई डी सी। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। बी डी हमारा डी सी के इक्वल है, मीडियन दिया था, मीडियन के कारण मिड पॉइंट था। फिर लिखेंगे ए डी बराबर डी सी बाय कंस्ट्रक्शन, और एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई डी सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इससे फ़ायदा क्या हुआ? देयरफॉर फ्रॉम एस ए एस ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई डी सी। अब इससे जो जो आपको फ़ायदा हुआ वो लिखिए। अब देखिए इसका एंगल ए इसके एंगल ई की इक्वल हो गया, यानी ये पोर्शन। और इसका एंगल डी के इक्वल तो था ही, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इसका एंगल सी यानी ये वाला पोर्शन, इसके एंगल बी के इक्वल हो गया। ठीक है, साथ ही ये फ़ायदा हुआ कि ए बी जो था ई सी के इक्वल हो गया, ए बी इक्वल टू ई सी हो गया, और एंगल बी ए डी हमारा इक्वल हो गया एंगल डी सी के। सिमिलरली इधर भी हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल पी एम क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एन एम आर
क्या हो जाएगा इससे, एन आर पी क्यू के इक्वल हो जाएगा और एन आर पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब जो जो चीज़ हमको पता चली बस उसकी वैल्यू इसमें रखते चलना है। हमको क्या है पता कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ए बी हमारा किसके इक्वल आ गया था, ई सी के इक्वल आ गया था, लिख दीजिए। पी क्यू हमारा एन आर के इक्वल आ गया था, लिख दिया। ए सी ए सी हमारा किसके इक्वल आ गया था, ए सी हमारा ए सी ही था, पी आर हमारा पी आर ही था। अब यहीं पे एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान देना है, ए डी और पी एम। देखिए ए डी और पी एम, अगर इसमें दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? क्योंकि ऊपर सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। अब 2 टाइम्स ए डी करेंगे बच्चों तो ए ही हो जाएगा, और 2 टाइम्स पी एम करेंगे तो पी एन हो जाएगा। अब ध्यान से इसको देखिए, ई सी अपॉन एन आर, ए सी अपॉन पी आर, ए ई अपॉन पी एन। देयरफॉर ट्राइंगल ए ई सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर। अब चेक कर लीजिए बात, ई सी अपॉन एन आर सही है, ए सी अपॉन पी आर सही है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा क्या हुआ, देयरफॉर जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो उसके हर एंगल इक्वल होता है। इसका ये पोर्शन, ये एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। देयरफॉर एंगल ई ए सी इक्वल्स टू एंगल एन पी आर, एन पी आर। इतना मान ली, दोनों एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, हमने इसको एक्स मान लिया। फिर लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली एंगल बी ए डी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू एन एम। मतलब उसी तरह कंस्ट्रक्शन करके इधर करके करेंगे तो सेम आ जाएगा। इसको वाई मान लीजिए। और आपने ध्यान से देखा तो एंगल बी ए सी एंगल क्यू पी आर के एंगल बी ए सी जो है हमारा एंगल आर के इक्वल हो गया। देयरफॉर फ्रॉम नाउ इन ट्राइंगल, अब देखो ट्राइंगल ए बी सी में आते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ए बी अपॉन पी क्यू तो मेरे पास था ही पहले से, ए सी अपॉन पी आर तो था ही। अब इन दोनों के बीच का एंगल हमको पता चल गया, एंड एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर। सॉरी बच्चों, थोड़ा कफ एंड कोल्ड से मैं परेशान हूँ, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। दोनों एंगल इक्वल है। अब तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रॉम एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे एनसीईआरटी के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में से माना जाता है। इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चों तो आपके लिए आसानी से ये लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल ऑफ रोम्बस। रोम्बस बने खटाक से। रोम्बस की क्वालिटी आपको पता होनी चाहिए कि रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ये सारे साइड्स इक्वल होते हैं, और ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। पहला तो ये आपको पता होना चाहिए।
दूसरा चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सर। फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकंड डायगोनल ऑफ रम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। ये इसके दो डायगोनल हैं, 90 डिग्री को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल है, ये पोर्शन इसके इक्वल, और हर साइड इसका 5 सेंटीमीटर है। एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर। मान लीजिए AC 6 सेंटीमीटर है, AC 6 सेंटीमीटर है। अब बच्चों AC 6 सेंटीमीटर है तो AO कितना होगा? AO उसका आधा हो जाएगा, हमने रूल लिखा ही है पहले से, 3 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर ये 3 सेंटीमीटर हो, अब मान लीजिए हम इसी ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, अब 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, AB बोले तो 5 का स्क्वायर, AO बोले तो 3 का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो BO स्क्वायर जो होगा 16 आ जाएगा, यानी BO हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। और जब BO 4 आ गया तो पूरा डायगोनल निकालना है, तो BD उसका डबल हो जाएगा। बस हो गया, क्वेश्चन लग गया आपको। देखिए ज्योमेट्री में आपको अगर प्रॉपर्टीज पता है तो हर क्वेश्चन आसान होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट। एक सिलेंडर है, ठीक, जिसकी हाइट जो है वो 220 सेंटीमीटर की एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, ये जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब देखिए ये अगर बेस डायमीटर 24 तो इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर, लेकिन दूसरे वाले का रेडियस जो है छोटा है, यानी कुछ इस तरह का, मान लीजिए सर्कल, ये सिलेंडर होगा, उसके ऊपर एक ये लगा हुआ है, जिसका रेडियस जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? सरमाउंटेड बाय हाइट 16 एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, और ये दिया है इसका हाइट 60 सेंटीमीटर, वो अलग से आप बढ़िया से लिख देंगे। फिर क्या कह रहा है? फाइंड द मास ऑफ पाइप गिवन दैट 1 सेंटीमीटर के ऊपर आयरन है जो अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। जब इस तरह से दिया रहता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास इतना है, तो एक तरह से वो डेंसिटी दी हुई रहती है। डेंसिटी का मतलब ही होता है, हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ से मास निकालना है बच्चों, तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा। या ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास जो है 8 ग्राम दिया है, तो जो भी इसका वॉल्यूम है कितना आएगा, तो उसका कितना आएगा। तो यानी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए बस कैलकुलेशन है, तो पहले तो वॉल्यूम निकाला जाए। वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? मान लीजिए बड़े वाले का रेडियस हमने कैपिटल R लिया, तो पाई R स्क्वायर H प्लस पाई छोटा ले लिया R स्क्वायर H। देखिए पाई दोनों में कॉमन ले लीजिए, सर स्मार्टली काम करना है। R कैपिटल R, देखिए 24 था तो इसका R क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। पाई कॉमन लिया तो पहले लिख लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखिए पाई हमारा 3.14 क्वेश्चन में दिया हुआ है। R स्क्वायर बोले तो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर यानी 144, H यानी 220, स्मॉल r का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64, H यानी 60 आ गया। 3.140 ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया, ठीक। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ये आ गया। थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, गलती देखिए हमसे भी हो सकती है, ठीक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि देखिए सारा सेंटीमीटर क्यूब में आया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे
3.14 से 255 देखिए 1 2 ये आ गया 11153 2.80 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब देखिए अब कह रहा है कि 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम था, तो टोटल मास जैसा मैंने बोला मल्टीप्लाई करना है इंटू 8 कर देंगे। इतना ग्राम आ गया। इसको किलोग्राम बदलना है तो 1000 से डिवाइड करते 1 2 3 यानी 2.6240 kg ऐसे आप लिख सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दे दीजिएगा बच्चों, मेन कॉन्सेप्ट समझिएगा, कैलकुलेशन खुद से भी आप कर सकते हैं। थैंक यू, फिर अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।